अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सलमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं कोरोना वायरस के बारे में। ये मेरी कोरोना वायरस की सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। इससे पहली वीडियो में मैं थोड़ी सी कोरोना वायरस के बैकग्राउंड और उसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर चुका हूँ। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस आई बटन को जो अभी ऊपर वीडियो के कॉर्नर के ऊपर आ रहा है, आप इसको क्लिक करके उस वीडियो तक जा सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कोरोना वायरस के स्टार्ट के बारे में कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि ये वायरस चाइना के एक शहर वुहान से शुरू हुआ और वहाँ से ये पूरी दुनिया के अंदर फैला। लेकिन इस वीडियो में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी बात हुई कि चाइना के अंदर ये सिर्फ वुहान में ही रहा और उनके प्रोविंस हुबे से बाहर ये नहीं निकल पाया। बहुत कम केसेस हुबे के बाहर, उनके प्रोविंस हुबे के बाहर रिपोर्ट हुए, लेकिन पूरी दुनिया में ये बहुत बुरी तरीके से फैल गया। तो कौन से ऐसे इक़दाम थे कि चाइना के अंदर तो ये वायरस एक शहर या एक सूबे के अंदर ही कंटेन हो गया, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इसको काबू नहीं किया जा सका। और दूसरा, हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या ये वायरस वाकई एक कुदरती तौर पर एक बीमारी थी जो दुनिया के अंदर फैली, या इसके अंदर किसी इंसान का हाथ था, या इसके पीछे कोई साजिश थी, कोई ऐसी लेबॉर्ट्री थी, कोई ऐसी इसके पीछे थ्योरी थी, कोई ऐसी इसके पीछे नाअहली थी कि जिसकी वजह से ये वायरस लीक हुआ और ये वायरस फैल गया। तो अगर आप इन सब बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर नए हैं या आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, तो व्यूअर्स, बात करते हैं कोरोना वायरस के इंडेक्स केस के बारे में, यानी कोरोना वायरस के पहले केस के बारे में। तो अभी तक जो पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर बात हो रही है और जो बात तकरीबन अभी तक डिस्प्रूव हो चुकी है वो यही है कि वुहान के अंदर एक जंगली जानवरों की मार्केट है जहाँ से ये वायरस फैला। और पहले जो मुतासरीन अस्पताल में रिपोर्ट हुए उनका ताल्लुक किसी न किसी तरह से इस जंगली जानवरों का गोश्त बेचने वाली इस मार्केट से था। इन मरीजों में शुरू में नज़ले ज़ुकाम जैसे नज़ला ज़ुकाम, बुखार जैसे सिम्टम्स के साथ ये लोग रिपोर्ट हुए और इनको एक आम नज़ले ज़ुकाम की तरह ट्रीट किया गया। लेकिन जब ये ठीक नहीं हुए और इनमें से बहुत सारे लोगों ने नमूनिया को डेवलप कर लिया, उनके अंदर नमूनिया की बीमारी के असरात सामने आने लगे, तो डॉक्टर्स को तशवीश हुई कि ये क्या हुआ ऐसा कि आम नज़ला ज़ुकाम की बीमारी जो है वो बदलकर नमूनिया के अंदर कैसे कन्वर्ट हो गई। तो उस वक्त चाइना के एक डॉक्टर जिन्होंने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया और उन्होंने इसके ऊपर अपने साथियों को वार्न भी किया, उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू अपने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि शायद सार्स दोबारा वापस आ गया है। उनके अल्फाज यही थे कि शायद सार्स दोबारा वापस आ गया है, क्योंकि ये वो बीमारी थी सार्स जो पहले चाइना उसको एक्सपीरियंस कर चुका था और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर ज़ाहिर स्टडी भी की थी, रिसर्चेस भी लोगों ने पढ़ी हुई थी। तो डॉक्टर्स का ये ख्याल था कि शायद सार्स की बीमारी वापस आ गई है। तो ये बताने वाले जो सबसे पहले डॉक्टर थे उनका नाम था डॉक्टर ली वानलिंग। 34 ईयर्स उनकी एज थी और इस वक्त वो कोरोना वायरस की वजह से ही इंतकाल कर चुके हैं और उनके वालिदैन भी कोरोना वायरस की वजह से ही इंतकाल कर चुके हैं। तो डॉक्टर ली वो पहले डॉक्टर थे जिन्होंने इन ऐसे पेशेंट्स को देखा जो नज़ले ज़ुकाम और बुखार के सिम्टम्स के साथ आ रहे थे, लेकिन उनका नज़ला ज़ुकाम या बुखार जो था वो उस तरह से नहीं था जिस तरह से आमतौर पर नज़ला ज़ुकाम या बुखार हुआ करता है। तो डॉक्टर ली को ये लगा कि शायद सार्स की बीमारी वापस आ गई है या उस जैसी कोई और बीमारी वापस आ गई है। तो इस चीज़ का इजहार उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो के अंदर भी किया और उन्होंने अपने साथी डॉक्टर्स को बताया कि हमारे पास हमारे हॉस्पिटल में इस तरह से मरीज आ रहे हैं। और जब उन मरीजों की हिस्ट्री देखी गई तो उन सब का ताल्लुक वुहान की उसी मार्केट से था जहाँ पे जंगली जानवरों का गोश्त फरोख्त किया जाता था। तो डॉक्टर ली ने इस मैसेज को अपने सोशल मीडिया के ऊपर जब शेयर किया तो बहुत सारे लोगों ने इस पैगाम को देखा और इसी के ऊपर वुहान के अंदर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो वहाँ की हुकूमत थी, उन्होंने डॉक्टर ली को सरजनिश की और उनको बुलाया और उन्होंने अफवाह फैलाने के जुर्म में, अफवाह फैलाने यानी एक गलत बात को फैलाने की जिसका अभी तक कोई सबूत नहीं था, उस जुर्म में उन्होंने डॉक्टर ली को वार्निंग इशू की और डॉक्टर ली से ये कहा कि वो अपने इस वीडियो को वापस ले लें और वो इस तरह की बात मजीद ना करें। डॉक्टर ली ने वहाँ पे एक माफ़ीनामा जमा कराया जो कहा जाता है कि उन अथॉरिटीज़ ने खुद ही लिखा था और डॉक्टर ली से ज़बरदस्ती उनके ऊपर साइन ले लिए गए। चूँकि चाइना के अंदर इस तरह से आज़ादी इज़हार का कानून नहीं है और लोगों को इस तरह से इजाज़त नहीं है कि वो जो भी उनके व्यूज़ हों वो उसको सोशल मीडिया के ऊपर या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आके अपना एक्सप्रेस कर सकें। तो डॉक्टर ली ने भी माजरत कर ली, उन्होंने इसके ऊपर माफ़ी मांग ली क्योंकि उनके ऊपर कोई सबूत नहीं था और वो अपने काम पर वापस चले गए। लेकिन कुछ ही अरसे के अंदर जब मरीज़ इसी तरह के मरीज़ बहुत सारे हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट होने लगे तो उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री को और उनके जो हेल्थ डिपार्टमेंट था उनको ये पता चला कि वाकई ये कोई आम नज़ला ज़ुकाम या बुखार की बीमारी नहीं है बल्कि इसके अंदर कुछ ख़ास है। तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू कर दी। लेकिन उस वक्त तक काफ़ी टाइम गुजर चुका था, बहुत सारे लोग वुहान शहर से दूसरे मुल्कों की तरफ जा चुके थे, कुछ लोग शायद चाइना के दूसरे शहरों में भी जा चुके थे। और ये बात जब डॉक्टर ली ने इस बीमारी को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था तो ये दिसंबर का महीना था। लेकिन जब ये केसेस बढ़ते बढ़ते
जनवरी की 23 तारीख को चाइनीज़ हुकूमत ने वुहान शहर को लॉकडाउन कर दिया। उससे कुछ पहले ये बात WHO को रिपोर्ट की गई। उससे पहले ये बात WHO को रिपोर्ट नहीं की गई कि हमारे मुल्क में कोई इस तरह की बीमारी आउटब्रेक हुई है जिसके सिम्टम्स ये हैं और जिसकी हमें अभी तक समझ में नहीं आ रही कि वो कौन सी बीमारी है। लेकिन 23 जनवरी को लॉकडाउन करना पड़ा पूरे शहर को। बहुत सारे लोग वुहान शहर के अंदर फंस गए। जो दूसरे शहरों से आए हुए थे वो वापस अपने शहरों को नहीं जा सके और जो लोग शहर से बाहर थे वो अपने शहरों के अंदर रह गए। लेकिन यहाँ ये बात गौरतलब है कि चाइना ने अपने उस शहर को लॉकडाउन किया और कुछ अरसे के बाद उन्होंने अपने उस सूबे को, यानी वुहान शहर जिस सूबे के अंदर था उसका नाम है होबे, तो उन्होंने होबे प्रोविंस को भी लॉकडाउन कर दिया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह बीमारी चाइना के उस शहर से और सूबे के बाहर मुख्तलिफ दूसरे शहरों में बहुत कम फैली। उसको कंटेन कर लिया चाइना ने, जो कि एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी ना मिल सके कि अगर एक बीमारी वुहान शहर के अंदर फैली और वुहान शहर के अंदर 1 महीने तक कोई पाबंदी नहीं थी, लोग आज़ादाना घूम फिर रहे थे क्योंकि लॉकडाउन 23 जनवरी को लगाया गया, और उससे पहले जो लोग वहां से निकले होंगे वो जरूरी तो नहीं कि उस सूबे के अंदर ही रहे, उस सूबे से बाहर वो दूसरे शहरों में भी गए होंगे। अगर वो पूरी दुनिया के अंदर पहुंचे, पूरी दुनिया में वो बीमारी ले गए, तो वो चाइना के दूसरे शहरों और दूसरे सूबों में ये बीमारी क्यों नहीं लेकर गए। तो चाइना ने ऐसा क्या किया कि उनके दूसरे शहर इस तरह की शदीद आउटब्रेक से बच गए। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी ना मिल सके। तो अभी हम बात कर लेते हैं एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये शायद कोई मैन मेड वायरस है। ये शायद वायरस किसी इंसान ने बनाया और किसी साजिश के तहत इसको फैलाया गया। तो इसके ऊपर भी शायद ऐसा ये सवाल है जिसका जवाब, तसल्ली बख्श जवाब शायद हमें कभी नहीं मिल पाएगा। एक थ्योरी ये भी है कि चाइना के अंदर वुहान के सेंटर ऑफ वायरोलॉजी के अंदर काम करने वाली एक खातून को ये बीमारी सबसे पहले हुई, और ये बीमारी उस खातून को इस वजह से हुई कि सेंटर ऑफ वायरोलॉजी के अंदर इस वायरस के ऊपर कुछ तजर्बात हो रहे थे, लेकिन वहीं से ये वायरस लीक हो गया और उस खातून को इस वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया। लेकिन आज तक उस खातून का कुछ पता नहीं चल सका और ना ये पता चल सका कि वो रिकवर हुई इस बीमारी से, वो इंतकाल कर गई या उसका क्या बना। और ये भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब चाइना जैसे मुल्क के अंदर से जिसका जवाब ढूंढना नामुमकिनात में से है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होना मुश्किल लगता है क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी भी वायरोलॉजी की लैब्स होती हैं, चाहे वो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल हो अमेरिका के अंदर या चाइना के अंदर या WHO की अपनी बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज के अंदर यहाँ पे काम हो रहा होता है, तो वहाँ पे बायोसिक्योरिटी लेवल 4 नामी एक प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर इस चीज़ का इम्कान ना होने के बराबर होता है कि किसी भी वायरस को, किसी भी डिजीज़ के ऊपर जहाँ काम हो रहा है, वायरस या बैक्टीरिया जो ख़तरनाक है, वो वहाँ से इस सिक्योरिटी लेवल के अंदर से वो लीक हो जाए। तो इसका इल्ज़ाम चाइना के ऊपर लगा देना ये एक सियासी चाल भी हो सकती है, और ये एक इल्ज़ाम देना। सबसे अहम बात जो इसके अंदर निगलेक्ट हुई, वो सबसे अहम बात ये थी कि जैसे ही ये केसेस वुहान के अंदर रिपोर्ट होना शुरू हुए, उनको इन केसेस के बारे में WHO को मुतला करना चाहिए था। लेकिन उनकी गवर्नमेंट ना सिर्फ WHO को इन्फॉर्म नहीं कर सकी, बल्कि वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उन्होंने काफ़ी देर के अंदर बताया, जिसकी वजह से ये वबा आउट ऑफ कंट्रोल हुई और इसने पूरी दुनिया तक अपने आप को फैला लिया। दूसरा सबसे अहम सवाल ये आता है कि अगर ये मैनमेड नहीं है, अगर ये कुदरती तौर पर है, तो ये किस चीज़ की वजह से फैला? ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ये वायरस मौजूद था और वहाँ से ये इंसानों के अंदर मुंतकिल हुआ? तो अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है उसके मुताबिक ये वायरस चमगादड़ों यानी बैट्स के अंदर मौजूद था। बैट से ये इंसानों के अंदर मुंतकिल हुआ। लेकिन बैट एक ऐसा जानवर है जो मैमेलिया भी है और जो अंडे भी देता है, यानी वो एक उसके अंदर बर्ड्स की प्रॉपर्टीज़ भी हैं और मैमल्स की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो ऐसे किसी जानवर से किसी भी वायरस का इंसान के अंदर मुंतकिल होना डायरेक्टली मुमकिन नहीं है। इसके लिए किसी इंटरमीडिएट जानवर की ज़रूरत पड़ती है, यानी किसी ऐसे जानवर की जो ये वायरस पहले बैट से ले और फिर वो इंसान को मुंतकिल करे। तो कोरोना वायरस के केस में ये कहा जा रहा है कि ये वायरस बैट से शायद सांपों में मुंतकिल हुआ और सांपों से इंसान के अंदर आया, या फिर बैट से ये वायरस सांपों में मुंतकिल हुआ, सांपों से पेंगोलिन नामी एक जानवर के अंदर मुंतकिल हुआ और उस जानवर से ये इंसानों में आया। लेकिन यहाँ पे एक दिलचस्प बात जिसका इल्ज़ाम हमेशा से चाइनीज़ के ऊपर लगाया जाता है कि ये शायद कुछ चमगादड़ों के खाने से, या मैंने जिस जानवर का नाम लिया पेंगोलिन, उसके खाने से ये फैला। लेकिन ये जानवरों के खाने की वजह से नहीं फैला, क्योंकि शुरू के अंदर जितने भी केसेस वुहान के अंदर रिपोर्ट हुए वो सब लोग उस मार्केट से ताल्लुक़ रखते थे जिस मार्केट में इन जानवरों का गोश्त फरोख्त किया जाता था। तो यहाँ ये बात गौरतलब है कि गोश्त खाने वाले लोगों से ये बीमारी नहीं फैली, ये उस गोश्त को उस जानवरों को हैंडल करने वाले लोगों से ये बीमारी फैली। उन लोगों से ये बीमारी फैली जिन्होंने उन जिंदा जानवरों को पकड़ा, का गोश्त बनाया और उनको बेचा। क्योंकि जब गोश्त खाने वाले इंसान, जब भी इंसान कोई गोश्त खाता है किसी भी जानवर का, तो वो उसको एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर पकाता है, और जब एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर जब हीट चली जाती है तो इस वायरस को वहाँ पे अपना वजूद बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहता। तो ये वायरस उन जानवरों को हैंडल करने वाले लोगों से फैला।
और ये वुहान के शहरियों को ये हुआ और वुहान से फिर ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। अब आ जाते हैं एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ। हॉलीवुड की एक फिल्म कॉन्टेजियन जो कि 2011 में रिलीज हुई, उसमें इसी वायरस को इसी तरीके से दिखाया गया कि किस तरह से इस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही फैलाई और किस तरह ये हांगकांग, उसके अंदर दिखाया गया कि हांगकांग से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैला, हत्ता कि इस बीमारी के जो सिम्टम्स और इस बीमारी का जो तरीकाकार, इसका फैलाव, वो सब का सब बिल्कुल इसी तरह था जिस तरह के आज हम कोरोना वायरस को देख रहे हैं। तो इस बुनियाद पर यह सवाल खड़ा होता है कि किसी फिल्म बनाने वाले को 2011 में, यानी तकरीबन 9 साल पहले, कैसे पता था कि दुनिया के अंदर एक ऐसी बीमारी आएगी। तो इसका जवाब मैं आपको पहले दे चुका हूँ कि ये बीमारी दुनिया के अंदर 2002 में एपिडेमिक हो चुकी। 2002 के अंदर ये दुनिया के अंदर बीमारी फैल चुकी और इसको सार्स का नाम दिया गया था। उस वक्त तकरीबन 8000 लोग इससे मुतासिर हुए थे, जिसमें से 800 लोगों का इंतकाल हो गया था। तो उस वक्त WHO समेत तमाम वो लोग जो वायरस के ऊपर रिसर्च करते हैं, जो वायरोलॉजी से रिलेटेड तमाम लोग हैं, वो ये जानते थे कि कोरोना वायरस नामी बीमारी, जिसने पहले सार्स जैसी बीमारी को जन्म दिया, वो दोबारा लौट सकती है। और ये वायरस दोबारा जब आएगा तो म्यूटेट होकर आएगा और इसकी म्यूटेटेड फॉर्म जो होगी उससे हम किस तरह से नबर्द आजमा हो पाएंगे और वो किस तरह से हमारे ऊपर असरअंदाज होगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन एटलीस्ट वो ये जानते थे कि ये वायरस ज़रूर आएगा और इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगी और ये किस तरह से फैलेगा और ये किस किस्म की बीमारी को क्रिएट करेगा। उस बीमार होने वाले लोगों में से कितने लोग रिकवर हो जाएंगे और कितने लोग इंतकाल कर जाएंगे, इसका भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा WHO में और CDC और जो बाकी तमाम लोग वायरोलॉजी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उन सबको इसका कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इल्म था। लेकिन अगर ये सारा कुछ इल्म था तो इसका इंतज़ार क्यों किया गया कि ये बीमारी फैले दुनिया के अंदर और उसके बाद हम इसके लिए कुछ इकदाम करें? हमने इस बीमारी के लिए पहले से ही कोई वैक्सीन क्यों नहीं बना ली थी? इसका जवाब भी मैं आपको इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो में दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी तरीके से